एमए पूर्वार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, हम एक और ज़िंदगी का मूल्यांकन करते हुए अब गद्यांश की व्याख्या करने का कोशिश करने वाले हैं। अब तक आप जान चुके कहानी के परिचय के बतौर एक और ज़िंदगी मोहन राकेश की रचना है। कहानीकार का परिचय मिला, उसकी अन्य कहानियाँ, कहानी का सारांश, विश्लेषण, मूल्यांकन, कुछ संवाद के बाद अब हम गद्यांश की ओर प्रवेश करने वाले हैं। कुछ शेष रह गया था कि प्लास ऐसा माध्यम है जो दोनों ध्रुवों को जोड़ सकता है, जोड़ रहा है। उनके बीच में कुछ संवाद होते हैं। वो घास के बारे में पूछता है, मिट्टी से निकलती है तो इसलिए हरी होती है। ये शब्द जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने ही बताए हैं, तो उसके चेहरे पर विकृत मुस्कुराहट फैल जाती है। आगे वो सवाल करता है कि आदमी के दो टांगें क्यों होती है। बच्चे कुछ भी सवाल कर सकते हैं, घास का रंग पूछ सकते हैं, आदमी की दो टांगों को लेकर के पूछ सकते हैं। तो जवाब मिलता है कि वह आधा ज़मीन पर चलता है, आधा आसमान पर चलता है, इसलिए उसकी दो टांगें होती हैं। जब वह पूछता है तो इसका जवाब भी उसकी तरफ से आता है कि मुझे पता नहीं। वो बेटा से पूछता है, तू ही बता। वो बताता है, ये किसने बताया? ये भी माँ ने बताया। और वो कहता है कि पिताजी, आपको कुछ भी पता नहीं है। यानी घास का रंग हरा क्यों होता है, आदमी की दो टांगें क्यों होती है, ये भी पता नहीं है। ये सब माँ को पता है और आपको कुछ भी पता नहीं। इस पर पिता खिसिया कर रह जाते हैं। प्रकाश और बिना को जोड़ने का माध्यम उनका बेटा प्लास बनता है, ऐसा पाठक को लगता है। लेकिन देखिए, उन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है, वो संवाद किस तरह का है? संवादहीनता की स्थिति है। उनकी आंखें मिलने को हुई पर पूरी तरह मिल नहीं पाई। चेष्टा करती कि भाव शब्दों में व्यक्त न हो। वो हर बार यही चेष्टा करती कि ऐसा कोई शब्द नहीं निकल जाए जिससे उसका कोई भाव व्यक्त होता हो, और वो नहीं चाहती थी ऐसा हो। इसलिए वो बोलती नहीं थी, बल्कि बच्चे के लिए संबोधित होती है। बीना अक्सर बोलते वक्त दूसरी तरफ मुंह कर लेती, कोने में सिमट कर दूसरी तरफ देखने लगती। असावधानी के क्षण में जब कभी उनकी आंखें मिल गई तो तुरंत वो हटा लेती। इस तरह से कुछ शब्द, कुछ वाक्य जो प्रकाश और बीना के बीच में घटित होते हैं, पहली वर्षगांठ थी, वही बस सबसे बड़ी गांठ बन जाती है। इनके बीच में यह एक घटना कहानी में दिखाई जाती है कि बच्चे की वर्षगांठ है। वो पूछता है तो कहती है कि नहीं, यहाँ नहीं मनाई जाएगी, लखनऊ में मनाई जाएगी, पियर में मनाई जाएगी। तो वह भी बैठ कर के ट्रेन में चला जाता है। और अक्सर ऐसे ही वे लोकाचार बस मिलते थे। यही लोकाचार बच्चे को एक दिन दुनिया में ले आता है। लखनऊ में वो पार्टी में जा रहा होता है। उसने सोचा कि रेलवे स्टेशन पर वो मिल जाएगी, वो बच्चे से पहली मुलाकात कर लेगा। इनके बीच में ये संवाद होता है। वो कहती है कि आप संयोग से इसके पिता हो। किस तरह से कहती है? यह एक आकस्मिक घटना है कि आप इसके पिता हैं। बच्चे पर आपका कोई हक नहीं है। यहाँ तक कि बच्चे की बात आप भूल जाओ। वह फिर इस तरह की घटनाओं से ये महसूस करता है, सोचता है कि बच्चे की बात भूल ही जाऊं और अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करूं। इस तरह से इन संवादों के बाद हम एक गद्यांश देख सकते हैं इस कहानी का। और इस गद्यांश में निहित है ये एक और ज़िंदगी का शीर्षक भी बखूबी बयां करती है। गद्यांश सुनिए। सचमुच पहले की ज़िंदगी को मिटाकर इंसान नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर सकता है। ज़िंदगी के
कुछ वर्षों को वह दुस्वप्न की तरह भूलने का प्रयत्न कर सकता है। कितने इंसान हैं जिनकी जिंदगी कहीं न कहीं किसी न किसी दोराहे से गलत दिशा की तरफ भटक जाया करती है। क्या उचित नहीं है कि इंसान उस रास्ते को बदल कर अपने को सही दिशा में ले जाए? आखिर आदमी के पास एक ही तो जिंदगी होती है। ये गद्यांश बिल्कुल गुथा हुआ है, सटीक है और इस कहानी के मर्म तक को बखूबी बयां करता है कि दोनों कथित मियाँ बीवी जो संयोग से मिलते हैं और बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। प्रसंग के लिए रचना का शीर्षक आपको बताना होगा जो आपको ठीक से पता है, रचनाकार का नाम बताना है और फिर ये बताना होगा कि ठीक इसके पहले क्या हुआ था। सब कुछ बहुत कुछ घट चुका है। ये जब कह रहा है तो बीना और प्रकाश के बीच के संबंध टूट चुके हैं। दोनों अलग अलग रह रहे हैं। वो बेटे से मिलने में आनाकानी करती है, कहती तुम्हारा कोई हक नहीं इस पर, तुम महज संयोग से इसके पिता हो, घटनावश। ऐसे में वो सोचता है और सोचता है गहराई से, गंभीरता से, सचमुच पहले की जिंदगी को मिटाकर इंसान नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकता है। एक दुर्घटनावश गलत व्यक्ति से संपर्क हुआ, संबंध बना, चल नहीं सका, बेटा भी हुआ। हाँ, ये शक एक कारण है कि जब बच्चा आ जाता है दो के बीच में, तीसरा बन करके एक सूत्र बन जाता है जोड़ने का। अन्यथा ये ना आए तो दोनों की राहें अलग अलग हो सकती है, जैसे कि बीना और प्रकाश की हो चुकी है। और अगर जुड़ी हुई है तो पलाश के चलते। लेकिन जब वो देखता है कि ज़िंदगी को यहीं ख़त्म किया जाए, ख़त्म हो चुकी ज़िंदगी, इसको जोड़ने का सूत्र प्लास, इसको भी बोला जा सकता है और पहली वाली को मिटा करके एक नई शुरुआत की जा सकती है। वहाँ अगर तंतु है तो प्लास है। फिर वो याद करता है ज़िंदगी के कुछ वर्षों को वो दुस्वप्न की तरह भूलने का प्रयत्न कर सकता है। दोनों ही वाक्य में सवाल यानी प्रश्नवाचक निशान है जो खुद से ही वो सवाल कर रहा है और सवाल करते हुए असमंजस में स्पष्ट नहीं है कि शुरू करें या न करें, क्योंकि पहला अनुभव जितना कड़वा रहा और उससे संतान का आना, इस कारण से वो असमंजस में पड़ता है। फिर आगे बढ़ता है, कितने इंसान हैं जिनकी ज़िंदगी कहीं न कहीं किसी न किसी दोराहे से गलत दिशा की तरफ भटक जाती है। ये वाक्य ये संबल देता है कि तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जिसके साथ ये दुर्घटना घटी। ऐसे बहुत सारे हैं जिनके साथ भी ऐसा होता है, इससे भी बदतर होता है और उन्हें फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करनी पड़ती है। ज़िंदगी जब बिल्कुल ठहरी जाती है, उस तालाब की तरह जिसका पानी बाहर नहीं निकलता, नया पानी आता नहीं, वो पानी सड़ता रहता है, उसी तरह से ये ज़िंदगी सड़ान मारने लगी है। तो ज़िंदगी की राहें और दूसरी तरफ की जा सकती है, ये भटकी हुई राहें। क्या उचित नहीं है कि इंसान उस रास्ते को बदल कर अपने को सही दिशा में ले जाए? क्योंकि अगर बाय द वे गलत रास्ता चुन लिया तो उसको सही भी किया जा सकता है। माना कि उस रास्ते पर कुछ कदम उठाए हैं तो ज़िंदगी वहीं ख़त्म नहीं हो जाती, ज़िंदगी बहुत आगे तक जाती है। रास्ता सही होना चाहिए। गलती से गलत रास्ते पर चले गए तो वापस मुड़ करके एक नई राह पकड़ी जा सकती है। ये एक तरह से चिंतन का अवसर है और पुनः सही दिशा में ले जाया जा सकता है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि आदमी